हेलो बच्चों। तो कैसा हुआ आप लोगों का पेपर आज का? आई होप आप लोगों का पेपर अच्छा हुआ होगा। कुछ का अच्छा नहीं भी हुआ होगा, एवरेज गया होगा। कुछ बच्चों के साथ ऐसा भी हुआ होगा कि पढ़ के आए होंगे पर वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे होंगे, भूला भूला सा लग रहा होगा। कुछ के साथ ऐसा भी हुआ होगा, कैलकुलेशन नहीं कर पा रहे होंगे। तो ये होता है, देखिए मैं बता दे रहा हूँ, मतलब ऐसा होता है। तो घबराना नहीं है, ये चीज़ फाइनल एग्ज़ाम में ना हो, इसी को ध्यान में रखते हुए तो आप टेस्ट सीरीज आपका कराया जा रहा है। ठीक है, चलिए तो देखते हैं और सीखते हैं क्या क्या कैसे लिखना चाहिए था और उसको कैसे अप्रोच करना चाहिए था उस क्वेश्चन को, और हमने उन सवालों को कैसे अप्रोच किया, कहाँ हम लोग मिस्टेक किए। जनरली कॉमन मिस्टेक्स स्टूडेंट कहाँ करते हैं वो हम लोग देखते हैं। चलिए तो ये है हमारा टेस्ट सीरीज 2025-26 केमिस्ट्री साइकिल 1 जैक। जैक बोर्ड के लिए पहले डिस्कस कर रहे हैं, इसके बाद सीबीएसई बोर्ड का भी लॉन्च करेंगे। चलिए तो ये है प्रैक्टिस क्वेश्चन, कुछ हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिया है बस, सिर्फ 3 मार्क्स वाले और 5 मार्क्स वाले जो बड़े क्वेश्चंस हैं। छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव वन लाइनर तो आप कर लेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, उसको ऑफलाइन भी पूछ लीजिएगा। जो बड़े बड़े सवाल है जो मैं ऑफलाइन नहीं बता पाऊंगा या समय नहीं रहता है, तो उस केस में हम आपको पहले रिकॉर्ड करके आपको दे रहे हैं। बड़े मार्क्स वाले क्वेश्चंस में ज़्यादा रिस्क रहता है, इसलिए उसमें गलती ना करें, इसीलिए उसको डिस्कस कर रहे हैं। चलिए तो सबसे पहला क्वेश्चन है, क्या है देखिए। क्वेश्चन नंबर 1, 5% यूरिया सॉल्यूशन इज आइसोटोनिक। क्या बोला जा रहा है? 5% यूरिया सॉल्यूशन इज आइसोटोनिक। आइसोटोनिक समझते हैं? आइसोटोनिक मतलब होता है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूशन हैविंग सेम ऑस्मोटिक प्रेशर। आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है? वैसे सॉल्यूशन हैविंग सेम ऑस्मोटिक प्रेशर। सॉल्यूशंस हैविंग सेम ऑस्मोटिक प्रेशर आर कॉल्ड आइसोटोनिक सॉल्यूशन, है ना। इसका मतलब आइसोटोनिक सॉल्यूशन के लिए क्या होता है, यानी कि फॉर आइसोटोनिक सॉल्यूशन से जब न्यूमेरिकल पूछा गया है तो इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो यहां से लिखना शुरू करेंगे। फॉर आइसोटोनिक सॉल्यूशन पाई 1 इक्वल्स टू पाई 2। पाई मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर को हम लोग पाई से रिप्रेजेंट करते हैं, और हमारे पास ऑस्मोटिक प्रेशर निकालने का फॉर्मूला होता है पाई इक्वल्स टू सी आर टी, जहाँ पर सी जो लिखा हुआ है, सी का मतलब होता है मोलैरिटी। सी का मतलब क्या होता है? मोलैरिटी। इसी को हम कहते हैं कंसंट्रेशन। क्या कहते हैं? कंसंट्रेशन। और ये कैसे निकाला जाता है? मोलैरिटी निकालने का फॉर्मूला होता है मास बाई मोलर मास इनटू 1000 डिवाइडेड बाई सॉल्यूशन ऑफ वॉल्यूम इन ml। ये मोलैरिटी निकालने का फॉर्मूला होता है, इसी को सी कहते हैं। ये पता होना चाहिए आपको। यहाँ डब्ल्यू बी का मतलब क्या है? डब्ल्यू मतलब मास ऑफ सॉल्यूट, बी मतलब सॉल्यूट, एम मतलब मोलर मास और बी मतलब सॉल्यूट का मोलर मास। ये फॉर्मूला यूज करना है। आर का मतलब क्या है? तो आर का मतलब होता है गैस कांस्टेंट। आर का मतलब क्या होता है? गैस कांस्टेंट। इसका वैल्यू होता है 0.0821 लीटर एटीएम पर कैलविन पर मोल। इसकी वैल्यू फिक्स है। और टी लिखा हुआ है, टी का मतलब क्या है? टेम्परेचर। और कभी भी न्यूमेरिकल बना रहे हो तो टेम्परेचर को हमेशा क्या चीज़ में रखना चाहिए? कैलविन में रखना चाहिए। तो पाई में पाई इक्वल्स टू सी आर टी है। अब देखिए यहाँ पर जो कह रहा है, इसमें ऑर्गेनिक दो कंपाउंड है, एक यूरिया का सॉल्यूशन है और एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ठीक है, तो इसमें जो कह रहा है यूरिया वाला जो है 5% यूरिया सॉल्यूशन, मतलब इसमें सॉल्यूट कितना हो गया? इसमें यूरिया हो गया। चलिए अब पाई इक्वल्स टू क्या होता है? C1RT इक्वल्स टू C2RT। आर और टी, आर कांस्टेंट है तो दोनों का आर सेम है, कट जाएगा। टी टेम्परेचर, टेम्परेचर में भी कुछ जिक्र नहीं किया है तो टेम्परेचर भी कांस्टेंट है, रूम टेम्परेचर, कट जाएगा। यानी अल्टीमेटली आपके पास क्या बचेगा? C1 इक्वल्स टू C2। 1 हम किसको कह रहे हैं? यूरिया सॉल्यूशन को। और 2 किसको कह रहे हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड को। दो कंपाउंड है, एक यूरिया सॉल्यूशन के साथ कोई दूसरा ऑर्गेनिक कंपाउंड का सॉल्यूशन है, और ये दोनों एक दूसरे के साथ क्या है? आइसोटोनिक है। तो इसीलिए 1 का मतलब है यूरिया और 2 का मतलब है ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, अब देखो मोलैरिटी का खेल खेलना है, मास निकालना है, तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या होता है? डब्ल्यू बी, सी मतलब मोलैरिटी होता है, इंटू 1000 डिवाइडेड बाई वी एम एल। यहाँ जो भी फॉर्मूला पुट करेंगे सब मोलैरिटी यूरिया का पुट करेंगे।
और यहाँ पर जो पुट करेंगे सारा वैल्यू किसका पुट करेंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड का पुट करेंगे। ये फॉर्मूला पुट कर देना है, VmL ऑफ सॉल्यूशन, है ना। अब देखिए क्या करेंगे भाई, दिख रहा है, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे बताइए, यहाँ पे यूरिया का W सॉल्यूट 5% यूरिया सॉल्यूशन बोल रहा है, यानी यूरिया का मास 5 ग्राम और यूरिया का मोलर मास 60 ग्राम पर मोल। अरे भाई यूरिया का फॉर्मूला होता है NH2CONH2, क्या होता है NH2CONH2। तो यूरिया का मोलर मास यहाँ से निकाले तो कितना आ गया 60 ग्राम पर मोल, और यूरिया का मास दिया हुआ था इंटू 1000। सॉल्यूशन का वॉल्यूम नहीं दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो अपनी मर्जी से 100 ml मान लीजिए या 1000 ml मान लीजिए। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, क्वेश्चन में सॉल्यूशन का वॉल्यूम जिक्र नहीं किया है, परसेंटेज में डेटा दिया हुआ है। तो मान लेते हैं सॉल्यूशन का वॉल्यूम अपनी मर्जी से 100, अपनी मर्जी से, कहाँ से आया मत सोचना, ये 100 कहाँ से आया, अपनी मर्जी से आया, क्योंकि डेटा परसेंटेज में दिया है, इक्वल्स टू इस बार WB। दूसरा क्वेश्चन जो है, दूसरा सॉल्यूशन में सॉल्यूट का मास कितना है 12.5, और इसका मोलर मास कितना है नहीं पता, वही तो निकालना है, इंटू 1000 डिवाइडेड बाई सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना लेंगे 100। क्या कटेगा 100, ये वाला टर्म कट जाएगा, यहाँ से MB निकालना है, तो MB इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, MB यहाँ चला जाएगा, तो 12.5 इंटू 60 डिवाइडेड बाई 5, 5 से 12 कट जाएगा, 12 को 12 यानी कितना हो जाएगा 12 150 ग्राम पर मोल। और ये क्या निकल गया, उस ऑर्गेनिक कंपाउंड का मोलर मास निकल गया। ये क्या निकल गया, मोलर मास ऑफ दैट ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। जो ऑर्गेनिक कंपाउंड सेकेंड सॉल्यूशन था उसका मोलर मास ऐसे निकालना था, और ये हो गया इसका आंसर। इतना कर देना था। जब भी कभी ऑस्मोटिक प्रेशर मतलब बोलेगा सेम है, यानी आइसोटोनिक सॉल्यूशन बोलेगा, तो इसका मतलब कंसंट्रेशन भी सेम है। ऑप्शन में चाहे ऑस्मोटिक प्रेशर रहे, देखिए आइसोटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है, सेम ऑस्मोटिक प्रेशर और सेम कंसंट्रेशन भी होता है, तो ये भी ध्यान देना है। अगर मान लीजिए आइसोटोनिक सॉल्यूशन में सेम ऑस्मोटिक प्रेशर ऑप्शन में नहीं है, तो सेम कंसंट्रेशन दिया होगा, तो या तो सेम ऑस्मोटिक प्रेशर बोले या सेम कंसंट्रेशन बोले। अगर ऑप्शन में दोनों है तो दोनों आंसर होगा। ध्यान देना, ये ऑब्जेक्टिव में यहाँ से फंसेगा। ऑस्मोटिक प्रेशर भी सेम होता है और कंसंट्रेशन भी सेम होता है, और जब ऑस्मोटिक प्रेशर से न्यूमेरिकल देगा आइसोटोनिक से, तो उसको ऐसे सॉल्व करना है। पहला का यूरिया का मास मोलर मास हम जानते थे, और दूसरा का खाली मास जानते थे, ऑर्गेनिक कंपाउंड का मोलर मास नहीं जानते थे। तो मोलर मास निकालने के लिए हमने ये वाला टेक्निक इस्तेमाल किया है। ठीक है, चलो इसको स्क्रीनशॉट ले लो इसका, और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने ऐसे ही बनाया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अच्छा, ले लिए ना इसका स्क्रीनशॉट, चलें आगे बच्चों। नेक्स्ट क्या है, अ सॉल्यूशन ऑफ। अच्छा, ये क्वेश्चन जो है ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर का है। कौन से चैप्टर का है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर का है। इसको कैसे डील करेंगे, तो ये फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस का है। ये जो आप क्वेश्चन देख रहे हैं, ये जो क्वेश्चन है वो क्या है, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन फैराडेज फर्स्ट लॉ। फैराडेज के फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस पर आधारित सवाल है, फैराडेज फर्स्ट लॉ। और यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में स्टेट बोर्ड में रहेगा ही रहेगा, नहीं रहे ऐसा क्वेश्चन ऐसा हो ही नहीं सकता है ना। फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस से न्यूमेरिकल जरूर रहेगा। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, सो देखिए, एक सॉल्यूशन है कॉपर सल्फेट का, और इसमें करंट सप्लाई किया जा रहा है 10 मिनट तक, और उसमें करंट सप्लाई किया गया है 1.5 एम्पियर। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे वो देखो। स्टेप 1, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि कितना चार्ज सप्लाई हुआ है। स्टेप 1, अमाउंट ऑफ चार्ज सप्लाइड, ये आपको पहले निकाल लेना चाहिए। अमाउंट ऑफ चार्ज सप्लाइड, कितना चार्ज सप्लाई हुआ है, वहाँ पे करंट दिया हुआ है क्वेश्चन में और टाइम दिया हुआ है, तो उसको चार्ज में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अमाउंट ऑफ चार्ज सप्लाइड Q निकालना पड़ेगा, और हमारे पास फॉर्मूला होता है Q इक्वल्स टू I इंटू टी। I का मतलब है करंट और T का मतलब है टाइम। तो करंट कितना दिया हुआ है 1.5 एम्पियर, तो करंट दे दिया 1.5, और टाइम कितना दिया हुआ है 10 मिनट, तो टाइम को हमेशा सेकंड में पुट करना है, और कोई भी चीज़ अगर मिनट में दिया हो तो सेकंड में करने के लिए 60 से गुना करना है। मैं क्या कह रहा हूँ ध्यान से दो, अगर आवर में कोई चीज़ दिया हुआ है और उसको अगर सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो जो भी चीज़ आवर में दिया हुआ है उसको 60 इंटू 60 कर दीजिएगा, तो वो सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा।
अगर कोई भी चीज़ मिनट में दिया हुआ है, क्या चीज़ में दिया हुआ है, मिनट में दिया हुआ है, और मिनट को अगर सेकंड में चेंज करना है तो फिर क्या कीजिएगा, जो भी चीज़ मिनट में दिया रहेगा उसको 60 से खाली गुना कर दीजिएगा तो वो सेकंड में चेंज हो जाएगा। ठीक है, ध्यान देना है। आर को सेकंड में कन्वर्ट करना है तो 60 इंटू 60 2 बार गुना करना पड़ेगा, और अगर मिनट को सेकंड में करना है तो 60 से गुना करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं, खाली मिनट में नहीं छोड़ना है, सेकंड में पुट करना है टाइम को। तो ये 10 मिनट था, उसको सेकंड में कन्वर्ट किए, इसलिए 60 से गुना करना पड़ा। तो 1.5 को 10 से गुना कर देंगे तो 15 हो जाएगा इंटू 60, 15 छक्कर 90, यानी क्या हो गया 900। और चार्ज का यूनिट क्या होता है, कूलम्ब। तो क्या हो गया 900 कूलम्ब चार्ज सप्लाई किया गया है। अगर 10 मिनट तक 1.5 एम्पियर करंट सप्लाई किया गया, इसका मतलब कितना चार्ज सप्लाई किया गया, तो इतना चार्ज सप्लाई किया गया। ये पहला स्टेप पे निकालना है। अब दूसरा स्टेप में क्या निकालना है, मास ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड एट कैथोड। इसको कैसे सॉल्व करेंगे वो देखो। ठीक है, अब दूसरा पार्ट में मास ऑफ, सेकेंड पार्ट स्टेप 2 में क्या करना है देखो। अब स्टेप 2, ये क्वेश्चन जरूर आएगा, ध्यान से इसको इसी तरह से बनाना है। इसको बनाने के 2 मेथड है, दोनों मेथड सिखाते हैं। ये है स्टेप 2, यूनिटरी मेथड लगा रहे हैं। अब मास ऑफ मेटल डिपॉजिटेड एट कैथोड, मास ऑफ मेटल या कॉपर डिपॉजिटेड एट कैथोड, ये अगर आपको निकालना है तब ये कैसे निकलेगा। सो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, कॉपर, आपको पता होना चाहिए रिएक्शन क्या होता है। कॉपर सल्फेट, क्वेश्चन कह रहा है कि कॉपर सल्फेट है और हम करंट सप्लाई कर रहे हैं। तो देखो बच्चों, कॉपर सल्फेट में जब करंट सप्लाई कीजिएगा तो कॉपर जो है Cu2+ और SO4 2- में टूट जाएगा। और कैथोड में क्या रिएक्शन होगा, रिएक्शन एट कैथोड, ये ओवरऑल रिएक्शन हो रहा है। और कैथोड पर क्या रिएक्शन होगा, तो रिडक्शन, रिएक्शन एट कैथोड। कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन। और रिडक्शन का मतलब क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। रिडक्शन का मतलब क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये चीज आपको देखना है कैथोड पे क्या हो रहा है। तो ये वाला जो आयन है ना, कॉपर आयन, जो मेटल आयन है, इसके पास 2 प्लस है, तो उसको न्यूट्रल करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, और ये क्या बन जाएगा, कॉपर सॉलिड। यहां से रिएक्शन लिखना है पहले। ये कॉपर सल्फेट था, इसमें करंट सप्लाई किए तो ये कॉपर आयन, नहीं समझ रहे हैं। ये आपके पास एक कंटेनर है बच्चों, और इसमें कॉपर सल्फेट लिक्विड रखा गया है सॉल्यूशन के फॉर्म में, और कह रहा है इसमें 2 इलेक्ट्रोड रखा गया है इस प्रकार से। ये वाला जो इलेक्ट्रोड है ना, ये कैथोड है ना, और ये वाला जो इलेक्ट्रोड है ना, ये एनोड है ना। लेफ्ट ऑक्सीडेशन एनोड पॉजिटिव होता है यहाँ पर, जब इलेक्ट्रोलाइसिस करा रहे हैं तो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा है, तो ये एनोड यहाँ पॉजिटिव है और कैथोड यहाँ पर क्या है, नेगेटिव है। अब आप कंफ्यूज मत होइएगा, सर कैथोड तो पॉजिटिव होता है ना, वो गैल्वेनिक सेल में होता है, यहाँ उल्टा हो रहा है। गैल्वेनिक सेल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल उल्टा होता है। गैल्वेनिक सेल में लोन चलता है, लेफ्ट ऑक्सीडेशन एनोड नेगेटिव, और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में उल्टा चलता है, लोप, लेफ्ट ऑक्सीडेशन एनोड पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि वो दोनों का काम अलग अलग है। वो करंट प्रोड्यूस करता है जबकि ये करंट कंज्यूम कर रहा है, तो साइन कन्वेंशन बदल जाता है। इसीलिए यहाँ कैथोड नेगेटिव है। जनरली कैथोड पॉजिटिव होता है जब करंट निकलता है किसी सेल से तब। ये एक ऐसा सेल है जहाँ करंट ले रहा है, दे नहीं रहा है, ले रहा है, तो साइन उल्टा हो जाएगा। इसलिए यहाँ कैथोड क्या हो गया, नेगेटिव। अब यहाँ पर क्या हुआ, जब आप कॉपर सल्फेट आयन जो है, यहाँ से क्या आ रहा है, माइनस से इलेक्ट्रॉन आ रहा है। तो जब कॉपर सल्फेट यहाँ से टूटा है ना, वो कॉपर सल्फेट क्या है, इस कॉपर के पास जा रहा है, इलेक्ट्रोड के पास, और इस प्रकार 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके कॉपर बन रहा है। यहाँ पर आप कितना इलेक्ट्रॉन देख रहे हैं, 2 मोल, कोफिशिएंट 2 है, इसका मतलब ये 2 मोल इलेक्ट्रॉन है। कितना मोल है यहाँ पर, 2 मोल चार्ज है। यहीं पे मेन खेला खेलना है। यहाँ पे कितना है, 2 मोल, और यहाँ पे कोफिशिएंट कितना है, 1, यानी 1 मोल कॉपर डिपॉजिट हो रहा है। जब 2 मोल चार्ज सप्लाई कर रहे हैं तो 1 मोल कॉपर डिपॉजिट हो रहा है। 2 मोल चार्ज का मतलब क्या हुआ, 1 मोल चार्ज का वैल्यू कितना होता है, 96,500 कूलम्ब पर मोल। आपको पता होना चाहिए चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये हमेशा फिक्स होता है, और इसको हम कहते हैं 1 फैराडे। क्या कहते हैं, 1 फैराडे कहते हैं इसको, 1 फैराडे। और 1 फैराडे की वैल्यू कितनी होती है, 96,500 कूलम्ब पर मोल, 96,485 होती है। अरे 1 मोल इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या हुआ,
एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, देखो 1.6 इंटू 10 का पावर -19 एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। और एवोगैड्रोस नंबर मतलब कितना 6.022 इंटू 10 का पावर 23। इन दोनों को गुना कर देंगे तो एक मोल इलेक्ट्रॉन, एक मोल का मतलब 6.022 इंटू 10 का पावर 23, और एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना 1.6 इंटू 10 का पावर -19। 16 छक 96 गुना किए तो 96,485 यानी 96,500 कूलम मोटा मोटी आ गया। तो ये 1 फैराडे को हम लोग एक मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज कहते हैं। लेकिन यहाँ पर कितना चार्ज है, 2 मोल है, तो एक मोल का 96,500 होता है, तो 2 मोल का निकालना है। तो एक मोल चार्ज का वैल्यू 96,500 कूलम, यहाँ पे कितना है 2 मोल चार्ज है इसीलिए। और जब हम इतना चार्ज सप्लाई किए हैं तो कितना कॉपर डिपॉजिट हुआ है, कॉपर का एटॉमिक मास कितना होता है 63.5 ग्राम पर मोल। अगर क्वेश्चन में 63 दिया होगा तो 63 लेके बनाइएगा, और नहीं तो ये पता होना चाहिए। यानी कहने का मतलब इतना चार्ज जब आप सप्लाई किए हैं तो 63.5 ग्राम कॉपर डिपॉजिट हुआ है। तो आपको बताना है कि 1 कूलम चार्ज सप्लाई करेंगे तो कितना डिपॉजिट होगा। तो यूनिटरी मेथड लगा दीजिए, 63.5 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 96,500 इतना ग्राम मेटल डिपॉजिट होगा जब 1 कूलम चार्ज सप्लाई करेंगे तब। अब जब 1 कूलम चार्ज का निकल गया तो आप कितना कूलम चार्ज सप्लाई किए हैं, 10 मिनट तक जो आप 1.5 एम्पियर करंट सप्लाई किए हैं तो आप कितना कूलम चार्ज सप्लाई किए हैं, तो आप सप्लाई किए हैं 900 कूलम। जब 1 कूलम चार्ज सप्लाई करने पर इतना मेटल कैथोड पे डिपॉजिट होगा, अतः जगह नहीं है इसलिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ देयरफॉर कितना कूलम चार्ज सप्लाई किए हैं 900 कूलम। तो 900 कूलम चार्ज सप्लाई करने पर कितना मेटल डिपॉजिट होगा, तो 1 कूलम का पता है और 900 कूलम का निकालना है, तो क्या करेंगे 900 से गुना कर देंगे, 96,500 इंटू 900 से इंटू कर देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, इसको सॉल्व कर देंगे और जो भी आएगा इतना ग्राम ये मेटल, इतना ग्राम कॉपर डिपॉजिटेड, और ये क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। नहीं समझ पाए, ये अलग चीज़ है, ये अलग चीज़ है। तो यहाँ के बाद अब यहाँ आना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे देखना, अगर यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन रहता तो यहाँ बोलते 3 मोल चार्ज सप्लाई कर रहे हैं तो 1 मोल कॉपर डिपॉजिट हो रहा है। अगर यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन रहता, ये कहाँ से रहता, तो यहाँ चार्ज जितना रहेगा उतना ही यहाँ रहेगा। यहाँ 2 प्लस चार्ज था इसीलिए उसको सेटिस्फाई करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है। सारा खेल इसका है, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है मतलब 2 मोल इलेक्ट्रॉन है, 2 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, और यहाँ कोफिशिएंट 1 है मतलब 1 मोल कॉपर है, और 1 मोल कॉपर का मास को एटॉमिक मास कहते हैं। तो इसीलिए ये कहाँ से आया 63.5, तो ये पीरियोडिक टेबल से आया। ये क्वेश्चन में दिया भी रह सकता है, नहीं भी दिया रह सकता है। सीबीएसई बोर्ड रहता तो दिया रहता, जैक में गारंटी नहीं है कि दिया रहेगा कि नहीं। आपको पता होना चाहिए कि कॉपर का एटॉमिक मास 63.5 ग्राम पर मोल होता है। तो 2 इंटू 96,500 किए हैं क्योंकि यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन था और यहाँ 1 कोफिशिएंट था मतलब 1 मोल है, और 1 मोल का मास इतना होता है। अब यूनिटरी मेथड लगा दिए, एकिक नियम, तो 1 कूलम का निकलना था तो इसको यहाँ डिवाइड कर दिए। अब 1 कूलम का पता चल गया तो 900 कूलम आप सप्लाई किए तो 900 कूलम में कितना डिपॉजिट हुआ होगा, ये ऐसे निकालेंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसको बनाने का एक और मेथड होता है, अगर आप इस तरीके से बनाने में आपको दिक्कत है तो आप दूसरे मेथड से भी बना सकते हैं, डायरेक्ट फार्मूला मेथड का इस्तेमाल करके भी आप बना सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नहीं समझ में आएगा तो कमेंट कीजिएगा या आकर के पूछिएगा। चलिए, इसको बनाने का एक और मेथड हो सकता है, रुको, इसको बनाने का एक और मेथड, इसको टेक्निक हो सकता है। इसी क्वेश्चन को बनाने का दूसरा मेथड हो सकता है, मेथड 2। इस क्वेश्चन को 2 तरीके से बना सकते थे। जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आए तो फॉर्मूला होता है W = ZIT, है ना, फैराडेज फर्स्ट लॉ से। W = होता है ZQ, फैराडेज का फर्स्ट लॉ है ये, और ZQ = होता है IT, और आप जानते हैं Z होता है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। Z क्या होता है बच्चों, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। और ये कैसे निकालते हैं, तो कभी भी इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट निकालना हो तो मोलर मास डिवाइडेड बाय वैलेंसी, या इसी को n फैक्टर कहा जाता है बच्चों, चाहे वैलेंसी कह लीजिए चाहे n फैक्टर कह लीजिए, इंटू 1 बाई फैराडेज कांस्टेंट, है ना, इंटू I इंटू T। ये जो वैल्यू आपने लिया है ना, ये Z का वैल्यू लिया है, मोलर मास बाई वैलेंसी इंटू 1 बाई फैराडेज कांस्टेंट, F मतलब फैराडेज कांस्टेंट। और आपको पता होना चाहिए F की वैल्यू कितनी होती है, 96,500 कूलम्ब पर मोल, ये F की वैल्यू फिक्स होती है। ये हो गया Z की जगह पर इसका वैल्यू।
अब आपको क्वेश्चन में क्या निकालने बोला था, मास ऑफ मेटल डिपॉजिटेड एट कैथोड निकालने बोला था, W निकालने बोला है, तो पुट कर दीजिए। कॉपर का मोलर मास कितना 63.5 और कॉपर का वैलेंसी कितना, अरे वैलेंसी मतलब कॉपर जब टूटा वैलेंसी मतलब क्या हुआ, Cu2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन टेंड्स टू Cu, यानी कितना इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, गेन ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन रिडक्शन में भाग ले रहा है, इसीलिए वैलेंसी कितना हो गया 2। तो वैलेंसी कैसे देखते हैं, समझ में आ गया। अगर यहाँ Cu प्लस रहता और प्लस 1 इलेक्ट्रॉन रहता तो वैलेंसी कितना हो जाता 1। तो जितना इलेक्ट्रॉन रिडक्शन में भाग ले रहा है वो उसका वैलेंसी हो गया। तो वैलेंसी उसी को एन फैक्टर कहते हैं। 96,500 96500 ये हो गया जेड के जगह पर, इनटू आई करंट कितना सप्लाई किए थे 1.5 एम्पियर, कितने देर तक 10 मिनट तक, बोले थे ना टाइम को सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो इसलिए 60 से गुना कर देंगे, क्यों, क्योंकि 10 मिनट है, सेकंड में करने के लिए 60 से गुना कर देंगे। और इन सब का वैल्यू पुट करके सॉल्व कीजिएगा तो भी उतना ही ग्राम आएगा जितना पिछले मेथड से आया था। तो या तो आप फॉर्मूला मेथड लगा लो या आप यूनिटरी मेथड लगा दो, जो मेथड आपको चाहिए आप उस मेथड से बना सकते हो। ठीक है, चलो नोट डाउन करो। अब क्वेश्चन कहता है व्हाट इज सॉल्ट ब्रिज, ये भी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का ही क्वेश्चन है ना, गैल्वेनिक सेल से क्वेश्चन है। प्रॉब्लम दिस क्वेश्चन कहाँ से बेस्ड है, ये जो सवाल है बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर का सवाल है और ये गैल्वेनिक सेल का सवाल है, इसी को डेनियल सेल कहते हैं। गैल्वेनिक सेल पर आधारित सवाल है, थियोरिटिकल क्वेश्चन है। सॉल्ट ब्रिज से आप क्या समझते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि जो गैल्वेनिक सेल होता है वो 2 हाफ सेल के मिलने से बनता है ना, 2 हाफ सेल के मिलने से बनता है। इस हाफ सेल में एक इलेक्ट्रोड होता है, इस हाफ सेल में एक इलेक्ट्रोड होता है, और दोनों हाफ सेल को कनेक्ट करने के लिए हम एक ब्रिज का इस्तेमाल करते हैं। और ये दोनों हाफ सेल आपस में एक दूसरे से एक लोड से कनेक्ट होता है ना, ये होता है ऑक्सीडेशन हाफ सेल, ये होता है रिडक्शन हाफ सेल। और ये जो आप उल्टा यू शेप का जो कंटेनर यूज कर रहे हैं इसी को कहते हैं सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज क्या होता है, तो सॉल्ट जवाब हुआ इट इज अ डिवाइस, सॉल्ट ब्रिज का आंसर ले रहे हैं, इट इज अ डिवाइस, या इसको ऐसे लिखिए इट इज अ इन्वर्टेड, इन्वर्टेड मतलब होता है उल्टा, इट इज अ इन्वर्टेड यू शेप्ड, यू शेप का इन्वर्टेड यू शेप्ड, इन्वर्टेड यू उल्टा यू की तरह दिख रहा है कि नहीं, ग्लास का ट्यूब होता है, कांच की नली होती है, कंटेनिंग इसके अंदर क्या भरा हुआ होता है, कंटेनिंग इसके अंदर क्या भरा हुआ होता है, तो सॉल्ट भरा हुआ होता है, या इसी को कहते हैं इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट, कंटेनिंग इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट एज KCl हो सकता है, KNO3 हो सकता है, K2SO4 हो सकता है, इस तरह का कोई सॉल्ट हो सकता है जो इनर्ट होना चाहिए। इट इज अ इन्वर्टेड यू शेप्ड ग्लास ट्यूब कंटेनिंग इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट इन फॉर्म ऑफ अमलगम, अमलगम का मतलब क्या होता है सर, तो पेस्ट, इन फॉर्म ऑफ अमलगम विथ अमलगम ऑफ जिलेटिन, इन फॉर्म ऑफ अमलगम विथ जिलेटिन, इसमें जिलेटिन का अमलगम हो सकता है या अगर का जिलेटिन हो, अगर या जिलेटिन एक पदार्थ होता है, अगर जैसे रबर का एक ट्री होता है वैसे ही अगर का भी एक ट्री होता है, और जैसे रबर का दूध होता है वैसे अगर भी एक दूध जैसा होता है। अमलगम का मतलब पेस्ट, जैसे अगर नमक है बाबू, कॉमन सेंस, जैसे आप नमक बोलते हैं आपके घर में टेबल सॉल्ट जो सोडियम क्लोराइड है उसका इमेज आपके दिमाग में आता होगा। तो इन्वर्टेड यू शेप का मतलब है उल्टा ट्यूब में नमक भर के उल्टा कर दीजिएगा तो वो नीचे न गिर जाएगा। ऐसे समझिए कि हम अपने किसी पड़ोसी के घर से दही लेकर कटोरी में आ रहे हैं और हमसे कोई पूछा कितना टाइम हुआ भैया, 11:30, तो मतलब क्या हुआ, अब दही ऐसे कर देंगे तो सब सारा गिर जाएगा। तो उसी प्रकार से अगर उल्टा यू शेप का ट्यूब में आप सॉल्ट भर देंगे सॉलिड स्टेट में, क्रिस्टल के फॉर्म में, सब गिर जाएगा। तो यहाँ पर जो सॉल्ट भरना है वो पेस्ट के फॉर्म में भरना है, जैसे टूथपेस्ट होता है, कोलगेट होता है, ऐसे भरना है। तो नमक को पानी में घोलेंगे तो ऐसा नहीं बनेगा पेस्ट, तो पेस्ट बनाने के लिए उसको क्या चाहिए, सेमी सॉलिड बनाना है, तो उसको घोलना पड़ेगा। क्या चीज़ में घोलना पड़ेगा, जेल जैसा स्ट्रक्चर में घोलना पड़ेगा। तो जेल कहाँ से आएगा, तो जेल या तो जिलेटिन का होगा। जिलेटिन क्या होता है, किसी भी एनिमल के स्किन के अंदर एक फैट का लेयर होता है, जो फैट का लेयर होता है उसको जिलेटिन कहते हैं। या फिर अगर पेड़ होता है उसका दूध जो होता है उसमें मिक्स करके और उसके बाद इसका अमलगम बनाया जाता है और तब इसके अंदर फीड किया जाता है।
इट इज अ इन्वर्टेड यू शेप्ड ग्लास ट्यूब कंटेनिंग इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट। अगर ठीक है, फुल स्टॉप। और व्हाट इज सॉल्ट ब्रिज, तो ये हो गया। इसका फंक्शन क्या होता है, तो इसके 4 फंक्शन हैं। इसके जो फंक्शन है वो इसके 4 फंक्शन है। पहला, इट कंप्लीट द सर्किट इंटरनली, सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है, ये सर्किट को अंदर अंदर कंप्लीट करता है। ओपन सर्किट में करंट फ्लो नहीं होता है। इट कंप्लीट द सर्किट इंटरनली, ये सर्किट को अंदरूनी से अंदर से कंप्लीट करता है। इट कंप्लीट द सर्किट इंटरनली। दूसरा, इट इंक्रीज द लाइफ स्पैन ऑफ द सेल, इट इंक्रीज द लाइफ स्पैन या वर्किंग आवर, इट इंक्रीज द लाइफ स्पैन या इसी को कह सकते हैं वर्किंग आवर ऑफ द सेल, यानी बैटरी के लाइफ को बढ़ा देता है, सेल के लाइफ को बढ़ाता है, ऑफ द सेल। तीसरा क्या करता है, इट मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ बोथ हाफ सेल, इट मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ बोथ हाफ सेल, यानी कहीं पे प्लस और माइनस जमा नहीं होने देता है, प्लस को माइनस दे देता है और माइनस को प्लस दे देता है, और इस प्रकार दोनों को मेंटेन करता है। डिटेल में अगर आपको ये चैप्टर पढ़ना है तो डिटेल में भी जा करके आप प्लेलिस्ट में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री देख करके आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के लेक्चर्स अटेंड कर सकते हैं। इट मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ बोथ हाफ सेल। और चौथा, इसका एक सबसे महत्वपूर्ण फंक्शन ये भी होता है, इट मिनिमाइज द लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। ये सब लिखवाया गया है नोट्स में। इट मिनिमाइज द लिक्विड, समझाया भी गया है, लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। ये क्या होता है सर, देखिए अगर इसको इसके अंदर भरेंगे नहीं तो यहाँ का जो लिक्विड है और यहाँ का जो लिक्विड है वो धीरे धीरे यहाँ चढ़ना शुरू हो जाएगा, यहाँ का लिक्विड धीरे धीरे यहाँ चढ़ना शुरू हो जाएगा। यहाँ पर जो लिक्विड है वो ZnSO4 है, यहाँ पर जो लिक्विड है वो CuSO4 है। और जब खोखला रहेगा, ट्यूब खाली रहेगा, तो इसका लिक्विड जब लिक्विड के अंदर डुबाएंगे तो लिक्विड इसमें चढ़ने लगेगा, ये लिक्विड इसमें चढ़ने लगेगा। तो भैया जब दो अलग अलग तरह का लिक्विड है, तो मान लो यहाँ पे लिक्विड है जिंक सल्फेट, इसके अंदर चढ़ के आ गया, और यहाँ पर मान लो एक लिक्विड है कॉपर सल्फेट, इधर से जिंक सल्फेट आ गया ग्रीन वाला, और पिंक वाला हो गया मान लो कॉपर सल्फेट। अब दोनों एक पॉइंट पे कहीं आके मीट करेगा कि नहीं करेगा ऊपर चढ़ते समय, तो जब यहाँ पे मीट करेगा तो दोनों अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट है, दोनों का पोटेंशियल अलग अलग है, जिस कारण से यहाँ पोटेंशियल का लॉस हो जाएगा, बैटरी अंदर ही अंदर अपना एनर्जी बर्बाद करता रहेगा। तो जब दो अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट एक पॉइंट को टच करते हैं, मीट करते हैं, जिससे पोटेंशियल का लॉस होता है, इसी को कहा जाता है जंक्शन। इसीलिए बोला गया है लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। क्या बोला गया है, इट मिनिमाइज द लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल लॉसेज, जंक्शन पोटेंशियल लॉसेज को मिनिमाइज करता है। अगर इसके अंदर सॉल्ट नहीं भरा रहेगा, खोखला रहेगा, तो ये इसके अंदर से लिक्विड इधर चढ़ जाएगा, इसके अंदर से लिक्विड इधर चढ़ जाएगा, और दोनों अलग अलग लिक्विड जिस पॉइंट पे मीट करेगा तो वहां पे रिएक्शन होना शुरू हो जाएगा, अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट, अलग अलग पोटेंशियल, तो सेल का इंटरनल लॉस होने लगेगा। आप इसको समझ लीजिए एक तरह से, एंड हेंस इट मिनिमाइज द इंटरनल लॉसेज ऑफ द सेल, एंड हेंस इट मिनिमाइज द इंटरनल लॉसेज ऑफ द सेल, मिनिमाइज द इंटरनल, सेल के अंदरूनी लॉसेज को कम करता है। इंटरनल, स्पेलिंग गलत हो गया, इंटरनल लॉसेज ऑफ द सेल, वो सेल के इंटरनल लॉसेज को मिनिमाइज करता है। तो ये 4 फंक्शन दिमाग में रखना है कि सॉल्ट ब्रिज का क्या 4 फंक्शन होता है। चलिए, आपको समझ में आ गया लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल क्या होता है। चलते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। व्हाट इज हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन। ये जो चैप्टर, ये जो केमिकल काइनेटिक्स पर आधारित सवाल है, हाफ लाइफ क्या होता है, ये जो सवाल है वो किस पर आधारित है, केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर का सवाल है कि हाफ लाइफ क्या होता है, यानी टी हाफ निकालने के लिए बोला गया है। हाफ लाइफ क्या होता है, तो नाम में ही इसका अर्थ छुपा हुआ है। हाफ लाइफ क्या होता है भाई, किसी भी रिएक्शन को 50% कंप्लीट होने में लगा हुआ समय, हाफ लाइफ क्या होता है। तो भाई हाफ लाइफ का मतलब हुआ द टाइम रिक्वायर्ड, द टाइम समय लगता है, जितनी समय की आवश्यकता होती है, द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द रिएक्शन अप टू 50%, अप टू 50%, 50% तक रिएक्शन को पूरा होने में जो समय लगता है, इसी को कहा जाता है, इज कॉल्ड हाफ लाइफ ऑफ द रिएक्शन, इज कॉल्ड हाफ लाइफ ऑफ द रिएक्शन, ऑफ दैट रिएक्शन, वो उस रिएक्शन का हाफ लाइफ माना जाएगा। द टाइम, उस समय को कहते हैं, द टाइम पीरियड,
रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द रिएक्शन अप टू 50%, या इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं, द टाइम रिक्वायर्ड टू रिड्यूस द इनिशियल कंसंट्रेशन टू रिड्यूस टू इट्स हाफ। इसको और ऐसे भी लिख सकते हैं, इट इज द टाइम required to reduce the initial concentration ऐसे लिखा जाता है, to reduce, इसको रटते क्यों रहते हैं आप लोग डेफिनेशन को, to reduce the initial concentration of reactant to its half। इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को R नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, टू इट्स हाफ, उसको आधा होने में जितना समय लगता है, हाफ मतलब कितना, R नॉट डिवाइडेड बाई 2, और इसमें जो समय लगता है इसी को क्या कहा जाता है, हाफ लाइफ कहा जाता है। दूसरा कहता है फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो आपको पता होना चाहिए कि रेट कांस्टेंट फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है, रेट कांस्टेंट फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, के का वैल्यू क्या निकाले हैं हम लोग, रेट कांस्टेंट फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, के इक्वल्स टू क्या होता है बताइए, जीरो ऑर्डर के लिए R नॉट माइनस R डिवाइडेड बाई T। क्या होता है, ये फॉर्मूला है रेट कांस्टेंट निकालने का जीरो ऑर्डर का, जहां R नॉट का मतलब क्या होता है, इनिशियल कंसंट्रेशन। कहीं भी अगर R नॉट लिखा हुआ हो मतलब टाइम T इक्वल टू जीरो, जब रिएक्शन शुरू नहीं हुआ है उस वक्त कंसंट्रेशन का जो रिएक्टेंट होता है मैक्सिमम जो होता है उसको कहते हैं R नॉट, और R क्या होता है, तो R को कहा जाता है फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। क्या कहा जाता है, फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। और T का मतलब क्या है, टाइम टेकन टू रिड्यूस द कंसंट्रेशन फ्रॉम R नॉट टू R, R नॉट से R तक घटने में लगा हुआ समय को T कहते हैं। ठीक है, अब बताओ फॉर हाफ लाइफ, अगर आपको हाफ लाइफ निकालना है बच्चों, तो हाफ लाइफ निकालना है तो हाफ लाइफ के लिए T के जगह पे क्या पुट करना पड़ेगा, T हाफ लिखना पड़ेगा, और जो फाइनल कंसंट्रेशन होगा वो क्या होगा, इनिशियल कंसंट्रेशन का आधा होगा। नहीं समझ रहे हैं, हम कह रहे हैं कि आपके पास पहले था 100, ये था आपके पास इनिशियल कंसंट्रेशन, 100 से 50 हो गया, और 100 से 50 होने में जो समय लगा उसको कह रहे हैं T हाफ, और जो 50 हुआ वो है फाइनल कंसंट्रेशन। तो हम भैया 50 को हम 100/2 नहीं लिख सकते हैं, तो वही तो कह रहे हैं कि क्या हम R को R नॉट बाई 2 नहीं लिख सकते हैं, तो R नॉट हो गया इनिशियल कंसंट्रेशन और R हो गया फाइनल कंसंट्रेशन। तो R नॉट से R होने में लगा हुआ समय, R नॉट से R होने में यानी R नॉट बाई 2 होने में लगा हुआ समय को क्या कहते हैं, हाफ लाइफ। अब इस इक्वेशन में R नॉट को R नॉट रहने दीजिए और R के जगह पे R नॉट बाई 2 पुट कर दीजिए और T के जगह पे T हाफ पुट कर दीजिए। नहीं समझे, देखिए समझाते हैं। मैं क्या कह रहा हूं सो देखो, हाँ मैं ये कह रहा हूं इस फॉर्मूला से फ्रॉम इक्वेशन 1, अब हम इधर बात करते हैं, ये अलग पोर्शन है, फ्रॉम इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 1 से अगर चलें तो K को K रहने दो बच्चों और R नॉट को R नॉट रहने दो, ये इनिशियल कंसंट्रेशन है, और फाइनल कंसंट्रेशन को क्या कर दोगे, R नॉट बाई 2 कर दोगे, और डिवाइडेड बाई T के जगह पे क्या पुट कर दोगे, T हाफ पुट कर दोगे। तो R नॉट में से R नॉट बाई 2 जाएगा तो क्या बचेगा, अरे 1 रुपया में से आधा रुपया जाएगा तो क्या बचेगा, आधा रुपया ही तो बचेगा, R नॉट बाई 2 डिवाइडेड बाई T हाफ। अब T हाफ को यहाँ ले जाएंगे तो हाफ लाइफ निकालना है, तो T हाफ यहाँ चला गया तो यहाँ क्या बचा, R नॉट डिवाइडेड बाई 2, और K यहाँ इंटू में था यहाँ डिवाइड में आ जाएगा, और इस प्रकार से R नॉट क्या निकल गया, हाफ लाइफ फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। और इसके बाद लिख देना है ऐसे, दिस इज द हाफ लाइफ पीरियड, दिस इज द हाफ लाइफ पीरियड फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, दिस इज द हाफ लाइफ फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। इसको लिखना है, डेरिवेशन करने के बाद इसको लिख देना है और ये हो जाएगा आंसर। इतना कर देंगे आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे, कहीं मार्क्स कटने के चांस ही नहीं है। नहीं, चलिए इसको भी नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप चेक कर लीजिए आप ऐसा बनाए हैं कि नहीं। अगर ऐसा नहीं बनाया है तो आगे से आपको ऐसा ही लिखना है, ठीक है। ये सब महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बच्चों, ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, कैलकुलेट द हाफ लाइफ पीरियड। ओके, यहाँ पे फिर से केमिकल काइनेटिक्स का सवाल है, लेकिन इस बार हाफ लाइफ पीरियड जीरो ऑर्डर का नहीं है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का यहाँ पर हाफ लाइफ है। और आपको पता होना चाहिए हाफ लाइफ फर्स्ट ऑर्डर का क्या होता है,
हाफ लाइफ पीरियड फर्स्ट ऑर्डर का क्या होता है, तो इसका वैल्यू हमने निकाला है हाफ लाइफ पीरियड फॉर फर्स्ट, वो 0 ऑर्डर था, ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का हाफ लाइफ जो होता है टी हाफ, इसको निकालने का फॉर्मूला होता है 0.693/K, ये फॉर्मूला होता है ना, ये फॉर्मूला है फर्स्ट ऑर्डर का हाफ लाइफ। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, रेट कांस्टेंट दिया हुआ है 200 सेकेंड इनवर्स, ये 1 जो लिखा हुआ है वही पावर वाला है, उसको हटाओ, 200 एंड K का वैल्यू दिया हुआ है, रेट कांस्टेंट दिया हुआ है क्वेश्चन में, K दिया हुआ है, इससे लॉलीपॉप क्वेश्चन क्या होगा बताइए, K दिया हुआ है 200 सेकेंड इनवर्स, इसका यूनिट है, फर्स्ट ऑर्डर के रेट कांस्टेंट का यूनिट है, यहाँ से टी हाफ निकालना है, तो टी हाफ इक्वल्स टू 0.693 डिवाइडेड बाई 200 सेकेंड इनवर्स, यानी 1/सेकेंड, आंसर सेकेंड में आएगा, इतना सेकेंड। सर हमने यहाँ तक कर लेते हैं सर, इसके बाद ना हमको दिक्कत होता है, क्योंकि तुम जाहिल हो, तुमको समझ में बेसिक कैलकुलेशन नहीं आता। 11th में जब ट्यूशन पढ़ना था तो तुम रॉक गार्डन में जाके बैठे हुए थे, तुमको समझ में क्या आएगा, छोटा छोटा कैलकुलेशन आपसे होता नहीं है। इसको सॉल्व करना है तो इसको कठिन लग रहा है, अरे 693 को आप ऐसे लिखिए ना, 693 इंटू 10 का पावर -3 कर दीजिए, 1 10 100, 3 अंक के बाद दशमलव है तो यहाँ पे दशमलव हटाए तो 10 का पावर -3 लिख दीजिए, और यहाँ पर क्या है 200, अब इसको कौन डिवाइड नहीं कर सकता है, यहाँ पर 1 2 3 अंक के बाद दशमलव है, इसीलिए 10 का पावर -3 करके डेसिमल को ऐसे सेट कर दो। अब बताइए 200 का टेबल कितना टाइम पढ़ेंगे कि 600 आएगा, 700 लाना है लेकिन 700 तो आएगा नहीं, तो 200 का टेबल 3 टाइम पढ़ेंगे तो 600 चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा, बचा कितना 93, डेसिमल दिए तो क्या हो जाएगा 930 हो गया। अब 200 का टेबल 5 टाइम पढ़ेंगे तो 1000 हो जाएगा, तो 4 ही टाइम ना पढ़ेंगे तो 4 टाइम पढ़े, हो गया, एक ही अंक तक जाओ, वैसे तो दशमलव के बाद हमेशा 2 अंक तक जाइएगा, 1 अंक तक नहीं, डेसिमल के बाद 2 अंक तक, इतना सेकेंड, और ये क्या हो गया आंसर, इतना ही तो निकालने बोला गया था, तो हाफ लाइफ निकालने बोला था, फॉर्मूला पता रहेगा तो आसानी से क्वेश्चन बनेगा, फॉर्मूला नहीं पता रहेगा तो क्वेश्चन कैसे बनेगा, क्यों। चलो नोट डाउन करो इसको भी, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन कहता है अ रिएक्शन इज ऑफ सेकेंड ऑर्डर, एक रिएक्शन है, ये भी केमिकल काइनेटिक्स का सवाल है, सेकेंड ऑर्डर विथ रेस्पेक्ट टू इट्स रिएक्टेंट, ओके। क्वेश्चन क्या कह रहा है, रेट लॉ दिया हुआ है, रेट लॉ क्वेश्चन में दिया हुआ है, रेट लॉ दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल्स टू, क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, के आर का पावर सेकेंड ऑर्डर विथ रेस्पेक्ट टू इट्स रिएक्टेंट बोला है। देखिए इस लाइन का क्या मतलब हुआ, अ रिएक्शन इज सेकेंड ऑर्डर विथ रेस्पेक्ट टू इट्स रिएक्टेंट, यानी रिएक्टेंट के पावर में उसका, रिएक्टेंट के टर्म्स में उसका ऑर्डर कितना है 2 है, तो ये रेट लॉ दिया हुआ है, तो रेट लॉ ये दिया हुआ है। अब कहता है हाउ इज द रेट ऑफ रिएक्शन अफेक्टेड इफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज डबल्ड, कहता है इफ रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन को R से बढ़ाकर अगर 2R कर दें तो नया रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, सो पूछ रहा है, न्यू रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, सो क्वेश्चन में पूछ रहा है, तो कोई बात नहीं, तो हम न्यू रेट ऑफ रिएक्शन निकाल लेंगे, तो न्यू रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, तो इक्वल्स टू के को के रहने देंगे, आर की जगह पे इस बार क्या पुट कर देंगे, नया कंसंट्रेशन पुट कर देंगे तो नया रेट निकल जाएगा, और ये ऑर्डर 2 ही रह जाएगा। अब 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 4, तो उसको 4 को बाहर कर देंगे, के आर का पावर 2, इसका मतलब क्या हुआ 4 टाइम्स इंक्रीज कर गया, दैट इज अगर कंसंट्रेशन डबल कर दिए हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन भी 4 गुना स्पीड हो गया। रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन के बढ़ाने से रिएक्शन का स्पीड भी बढ़ता है, अगर आप रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन को 2 गुना बढ़ा दिए, यानी 2 किलो रिएक्टेंट था उसको 4 किलो कर दिए, तो रिएक्शन बढ़ने का स्पीड भी 4, रिएक्शन होने का स्पीड 4 गुना हो गया, क्यों, क्योंकि यहाँ पर ऑर्डर उसका जो था वो क्या था 2 था। नोट डाउन करिए, इतना सा सवाल था प्यारे। चलिए आगे चलते हैं, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डिराइव इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ये डेरिवेशन तो पहले भी कराया गया है आप लोगों को, आपकी कॉपी में है, फिर भी मैं करा देता हूँ, कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो नए होंगे या जो क्लास रेगुलर नहीं किए होंगे, अब उनकी नींद खुली होगी, तो वैसे बच्चों का भी ख्याल रखना है। चलिए तो इसका डेरिवेशन करते हैं, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। देखिए इसको कैसे डिराइव करेंगे और आप कैसे डिराइव करते हैं। सबसे पहले आपके पास फॉर्मूला होना चाहिए
वी हैव, हमारे पास यहां से शुरू करेंगे, वी हैव रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल्स टू होता है के आर, ये जनरल इक्वेशन है, आर का पावर एन, जहां एन का मतलब है ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, आर का मतलब है, कैपिटल आर का मतलब है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, के का मतलब है रेट कांस्टेंट, और ये जो आपने लिखा है इसको कहते हैं रेट लॉ इक्वेशन। क्या लिखा है आपने? वी हैव रेट लॉ इक्वेशन। किसी भी इक्वेशन का रेट लॉ अगर लिखना है तो ऐसे लिखते हैं, रेट लॉ इक्वेशन रेट ऑफ रिएक्शन। अब फिर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बोल रहा है, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए एन का वैल्यू क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। और रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल्स टू हम ये भी जानते हैं, क्या जानते हैं, एंड हम पहले भी पढ़ चुके हैं, रेट ऑफ रिएक्शन, अगर कोई रिएक्शन रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना रहा है तो हम जानते हैं रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल्स टू लिख सकते हैं माइनस कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। समय के साथ रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन घटता है, और जितना तेजी से रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन घटता है उतना ही तेजी से प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ता है। तो यहाँ पर जो आप रिएक्टेंट लिए हैं तो इधर भी आप रिएक्टेंट लिख सकते हैं, तो रेट ऑफ रिएक्शन के जगह पर आप ये लिख सकते हैं माइनस ऑफ डी आर बाई डी टी। क्यों? क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल्स टू माइनस डी आर बाई डी टी होता है, यानी चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विथ रेस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम इक्वल्स टू के आर टू द पावर, फर्स्ट ऑर्डर का है इसलिए एन का वैल्यू क्या हो जाएगा? 1। अब वेरिएबल सेपरेबल, एक तरह की चीज़ों को एक तरफ किया जाता है, आर आर को एक तरफ कर लीजिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? माइनस ऑफ डी आर डिवाइडेड बाई आर इक्वल्स टू के डी टी। अब माइनस से दोनों तरफ गुना कर देंगे बच्चों, और साथ साथ इंटीग्रेट भी कर देंगे, बोथ साइड इंटीग्रेट कर देंगे। डी आर इक्वल्स टू माइनस के, कॉन्स्टेंट है इंटीग्रेशन से बाहर रहेगा, तो डी आर बाई आर का इंटीग्रेशन करेंगे तो लॉग आर हो जाएगा। आपको पता होना चाहिए कि डी एक्स बाई एक्स का इंटीग्रेशन अगर किया जाए तो वो होता है लॉग एक्स, होता है कि नहीं होता है? तो यहाँ पर लॉग की जगह पर एल एन ले रहे हैं, नेचुरल लॉग एल एन, लॉग बेस ई ले रहे हैं, तो एल एन इक्वल, लॉग बेस 10 लेते तो लॉग लिखते, लॉग बेस ई ले रहे हैं, एल एन आर इक्वल्स टू माइनस के, टी का इंटीग्रेशन करेंगे तो डी टी का इंटीग्रेशन टी हो जाएगा, और लिमिट नहीं है इंटीग्रेशन में तो एक कांस्टेंट ऐड करना पड़ेगा। मैथ्स के बच्चे कैलकुलस में पढ़े होंगे इंटीग्रेशन के दौरान, जब भी आप इनडेफिनिट इंटीग्रल करते हैं, जब आप इंटीग्रेशन में लिमिट नहीं होता है कि कहाँ से कहाँ इंटीग्रेट करना है, तो आपको एक कांस्टेंट सी, और यहाँ पर हम सी के जगह पर आई ऐड कर रहे हैं, उसी इंटीग्रेशन कांस्टेंट को यहाँ पर हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर कह रहे हैं। सी मतलब होता है इंटीग्रेशन कांस्टेंट, इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट, और हम यहाँ उसको कह रहे हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर। लॉग को हम यहाँ कह रहे हैं एल एन आर, माइनस के कांस्टेंट था इंटीग्रेशन से बाहर। अब देखो इसके बाद बताओ क्या, अब हमको यहाँ से आई का वैल्यू निकालना है, क्या निकालना है? आई का वैल्यू निकालना है, कैपिटल आई का वैल्यू निकालना है। टू फाइंड द वैल्यू ऑफ कैपिटल आई इंटीग्रेटिंग फैक्टर अगर हमको निकालना है तो हम क्या करेंगे? टी का वैल्यू 0 पुट कर देंगे, टी का वैल्यू क्या पुट कर देंगे? 0, तो ये टर्म क्या हो जाएगा? 0, इधर वाला खत्म हो जाएगा। लेकिन जब आप टाइम का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो जो कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट का, टाइम t इक्वल टू 0 पर रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन क्या होता है? R0 होता है। भैया जब समय का वैल्यू आप 0 ले रहे हैं, यानी अभी रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ है, रिएक्शन जस्ट स्टार्ट होने ही वाला है, उस वक्त रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन को क्या कहते हैं? R0, मैक्सिमम कंसंट्रेशन होता है। तो जब इस इक्वेशन में इसको आप इक्वेशन 1 कह लीजिए, क्या कह लीजिए? इसको आप इक्वेशन 1 कह लीजिए। जब आप इस इक्वेशन में t का वैल्यू 0 पुट करिएगा तो फिर उस हिसाब से फिर आपको r के जगह पर R0 पुट करना पड़ेगा। तो बताइए क्या हो जाएगा? फ्रॉम इक्वेशन 1, अब इक्वेशन 1 में सारा वैल्यू पुट कर दीजिए, तो r के जगह पर क्या हो जाएगा? एल एन आर जहाँ था वहाँ पर क्या हो जाएगा? एल एन R0 हो जाएगा, इक्वल्स टू माइनस के इंटू 0, तो ये टर्म तो 0 हो जाएगा, प्लस आई। अल्टीमेटली यहाँ से आपके पास i का वैल्यू क्या निकल के आया? ये टर्म तो 0 हो गया, तो i इक्वल्स टू क्या निकल के आया? ln R0, ये i का वैल्यू निकल के आ गया। इस i के वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट कर दीजिए। पुट दिस वैल्यू ऑफ i, पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ i इन इक्वेशन 1, पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ i इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में पुट कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा बताइए? ln R इक्वल्स टू माइनस के टी प्लस ln, क्या है वैल्यू? ln R0। अब यहाँ पर क्या करना है? R को एक तरफ ले जाइए, है ना, तो यहाँ क्या हो जाएगा बताइए? ln R
माइनस एल एन आर नॉट इक्वल्स टू माइनस के टी। आर को एक तरफ ले गए तो इधर क्या बच गया, माइनस के टी। अब हम पूरे इक्वेशन को माइनस से गुना कर देंगे, तो जब हम पूरे इक्वेशन को माइनस, क्यों माइनस से गुना करेंगे, क्योंकि ये माइनस में है, इसको प्लस में चाहिए मेरे को, तो पूरा इक्वेशन को हम माइनस में गुना करेंगे, तो जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा, जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा। और यहाँ से हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगा बताइए, क्या आ जाएगा, ये प्लस हो जाएगा तो इसको पहले लिख लेते हैं एल एन आर नॉट, ये माइनस हो जाएगा तो इसको बाद में लिख लेते हैं एल एन आर, और ये प्लस हो जाएगा इसलिए क्या लिखेंगे के टी। अब आपको पता होना चाहिए लॉग ए माइनस लॉग बी क्या होता है बताइए, लॉग ए माइनस लॉग बी क्या होता है बताओ प्यारे, लॉग ए माइनस लॉग बी इक्वल्स टू होता है लॉग ए बाई बी। क्या होता है, लॉग ए बाई बी। कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो बोलिए, ध्यान से समझिए। लॉग आर नॉट माइनस आर, इसको हम क्या कहेंगे, लॉग ए माइनस लॉग बी। इसको लिख सकते हैं क्या, लॉग ए बाई बी, तो लॉग आर नॉट बाई आर हो गया यहाँ पर, और यहाँ पे क्या हो गया के टी। यहाँ से हमको के निकालना है, तो बताइए अब के इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बताइए। तो अब यहाँ जगह नहीं है तो हम इसको अब थोड़ा चेंज कर सकते हैं इसको। ठीक है, दिख रहा है क्या, ठीक है, थोड़ा बड़ा करते हैं, एनहांस, वैसे दिख रहा है लेकिन फिर भी वेस्ट ऑफ टाइम। चलो ठीक है, अब दिखेगा। अब यहाँ पर क्या हो रहा है बताइए, अब इसके बाद मान लीजिए आपके पास वैल्यू आया, अल्टीमेटली इसको दोबारा रिपीट कर रहे हैं, आपके पास वैल्यू आया एल एन आर नॉट डिवाइडेड बाई आर इक्वल्स टू के टी। यहाँ से आपको के निकालना है, तो के इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, टी इंटू में डिवाइड में चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1 बाई टी एल एन आर नॉट डिवाइडेड बाई आर। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं 2.303 है ना, डिवाइडेड बाई टी लॉग आर नॉट डिवाइडेड बाई आर। अब ये कहाँ से आ गया सर, 2.303 कहाँ से आ गया, ये फाइनल रिजल्ट आया। अब ये कहाँ से आया, तो आपको पता होना चाहिए एल एन इक्वल्स टू 2.303 लॉग होता है, यानी अगर नेचुरल लॉग को नॉर्मल लॉग में कन्वर्ट करना है। अब देखिए यहाँ पे फॉर्मूला में एल एन था, अब एल एन के जगह पे यहाँ एल एन नहीं है, यहाँ लॉग हो गया है। कैसे लॉग हो गया है, क्योंकि आप एल एन इक्वल्स टू फॉर्मूला होता है 2.303 लॉग, इसीलिए एल एन के जगह पर सर ने यहाँ पर लॉग पुट कर दिया है, और इस कारण से उसका आंसर लॉग के बेसिक लॉग के टर्म में ये निकल कर आया है। थोड़ा बहुत समझ में तो जरूर आया होगा, इसको नोट डाउन कर लीजिए। ये पहले भी डिराइव किया हुआ है, एक बार मैंने रिवाइज करा दिया आपको। चलिए आगे चलते हैं, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 के बाद नेक्स्ट, अच्छा क्वेश्चन नंबर 8। अब क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है शायद, मुझे लग रहा है। सो दैट द टाइम रिक्वायर्ड, ये भी केमिकल काइनेटिक्स का ही क्वेश्चन है, कि सो दैट द टाइम रिक्वायर्ड फॉर 99% कंप्लीशन, यानी किसी रिएक्शन को 99% पूरा होने में जितना समय लगता है वो किसके दोगुना है, 90% रिएक्शन पूरा होने में लगा हुआ समय का दोगुना समय लगता है। मतलब क्वेश्चन कह रहा है कि एक रिएक्शन जिसको पूरा होने में 90% पूरा होने में जितना समय लगता है, वही रिएक्शन को 99% पूरा होने में उसका दोगुना समय लगता है। सोचिए, यानी इससे क्या सीखे, जब रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन ज़्यादा था तो रिएक्शन फास्ट हो रहा था, जैसे जैसे रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कम होते गया वैसे वैसे रिएक्शन स्लो होता गया। यानी कि सोचिए 100 से शुरू किए थे, समझ रहे हैं आप क्या कह रहा है। सो क्वेश्चन कह रहा है कि 100 से 90% कंप्लीट होने में, अगर 90% कंप्लीट होने में समय 90% रिएक्शन पूरा हो गया, तो 90% कंप्लीट हो गया तो बचा कितना, 100 था इनिशियल कंसंट्रेशन, और फाइनल कंसंट्रेशन क्या हो गया 10। तो 100 से 10 होने में जितना समय लगता है
उसका दो, मान लेते हैं इसमें t समय लगता है, तो कहता है कि यही रिएक्शन जब 100 से 10 से 1 होना है, कितना होना है, 10 से आगे 1 होना है, या ऐसे समझिए इसको, ये हो गया फाइनल कंसंट्रेशन। यही रिएक्शन जब 100% था इन स्टार्टिंग में, और जब यही रिएक्शन को 99% होने के लिए कहा गया, तो यानी कि अगला 9% होने में जितना समय 90% होने में समय लगा है ना, उतना 9% होने में समय लगा है। यहाँ पे 2t टाइम लगता है 1 होने में। 99% चला गया तो बचा कितना, ये फाइनल कंसंट्रेशन क्या हो गया, 1। जो चला गया उसको छोड़ दो, जो बचा हुआ है वो होता है फाइनल कंसंट्रेशन। ये नहीं कि ये 90 यहाँ नहीं लिख देना है, 90% तो कंप्लीट हो गया। 100 रुपया लेके गए थे, 90% फिनिश, 90 रुपीज फिनिश, तो बचा कितना, आपके बैग, आप जब अपने जेब में 100 रुपया लेकर गए थे, 90 फिनिश, तो बचा कितना, 10 बचा। तो जो बचा उसके बारे में बात करना है। तो ये इनिशियल कंसंट्रेशन है, ये फाइनल कंसंट्रेशन है। इसी प्रकार जब 99% हो रहा है, यानी 100 था, 99 चला गया, तो बचा कितना, 1। तो ये फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट हो गया। अब क्वेश्चन कहता है कि ये प्रूव करके बताइए कि अगर इसमें टाइम t लग रहा है तो इसमें टाइम कितना लग रहा है, 2t लग रहा है। ये प्रमाणित करके बताइए। ओके, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बोला है, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का रेट कांस्टेंट पता होना चाहिए। ये क्वेश्चन बोल रहा है, गिवन है ना, ये दिया हुआ है, प्रूव करना है। चलिए अब यहां से स्टार्ट करते हैं। चलिए पहले निकालते हैं फॉर 90% कंप्लीशन। 90% कंप्लीशन में कितना समय लगता है, पहले ये निकालते हैं। फॉर 90% कंप्लीशन टाइम, अब आपके पास फॉर्मूला होता है t इक्वल्स टू 2.303 डिवाइडेड बाई k लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाई फाइनल कंसंट्रेशन। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। t यहाँ, k यहाँ जा सकता है, t यहाँ जा सकता है, लेकिन हम 90% का निकाल रहे हैं, इसलिए t का नाम क्या रख देंगे, t90। 2.303 डिवाइडेड बाई k, रेट कांस्टेंट नहीं दिया है, उसको ऐसे ही छोड़ दीजिए। लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन R0 कितना लेना है, 100। 90% रिएक्शन पूरा हो गया, तो बचा कितना, 10। तो फाइनल कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा, 10। 90 नहीं पुट करेंगे, 90 चला गया, तो बचा कितना, जो बचा है वो फाइनल कंसंट्रेशन है। तो 10 को इसको कैसे डिवाइड करेंगे, 10 का 10 टाइम पढ़ेंगे तो हो जाएगा। और log 10 का वैल्यू कितना होता है, 1। तो बताइए यहाँ से क्या निकल के आया, t90 इक्वल्स टू क्या निकल के आया, t90 इक्वल्स टू आया है 2.303 डिवाइडेड बाई k, ये आया है इंटू log 10। और log 10 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, 1 होती है। log 10 की वैल्यू कितनी होती है, 1। तो बताइए क्या निकल के आया, t90 इक्वल्स टू क्या हो गया, 2.303 डिवाइडेड बाई k। ये t90 है, k के टर्म में ही रहने दीजिए, यानी 90% रिएक्शन पूरा होने में लगा हुआ समय। सिमिलरली फॉर 99% कंप्लीशन का निकालते हैं। सिमिलरली फॉर 99% कंप्लीशन, सिमिलरली फॉर 99% कंप्लीशन, 99% रिएक्शन पूरा होने में क्या समय लगेगा वो निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, t99 इक्वल्स टू, फिर से वही फॉर्मूला 2.303 बाई k लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाई फाइनल कंसंट्रेशन। चलिए बताइए, t99 इक्वल्स टू 2.303 बाई k, नहीं पता है, k को k रहने दो, लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन कितना, 100, और फाइनल कंसंट्रेशन कितना है, रे 99% पूरा हुआ ना प्यारे, तो 100 था पहले और बाद में कितना हो गया, 1। चलिए क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, t99 इक्वल्स टू 2.303 डिवाइडेड बाई k लॉग 10 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 100 को लिख सकते हैं। और इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं क्या, 2.303 बाई k इंटू 2 लॉग 10। नहीं समझ में आया सर, भैया log a का पावर x अगर हो तो उसको x log a कहा जाता है, ये log की प्रॉपर्टी होती है। log a का पावर x जो पावर में रहता है वो कहाँ चला जाता है, इनटू में चला जाता है। ये log की प्रॉपर्टी है कि log a का पावर x अगर है तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, x log a लिख सकते हैं। तो और आपको ये भी पता होना चाहिए कि log 10 की वैल्यू क्या होती है, log 10 की वैल्यू 1 होती है। तो क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, 2 इंटू 2.303 बाई k, यानी इसको हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, 2 इंटू t90। अरे भैया 2.303 बाई k के बदले हम क्या लिख सकते हैं, 2.303 बाई k क्या है, 290 नहीं है, 2.303 बाई k क्या है, 290 नहीं है, तो इसके जगह पे t90 लिख दिए, यानी t90 यानी मतलब क्या हुआ,
90% रिएक्शन पूरा होने में जितना समय लगा उसका दोगुना समय लग रहा है 99% पूरा होने में। और इस तरह से क्या हो गया, प्रूव हो गया। और ये क्या हो जाएगा, प्रूव्ड। इतना लिख देना है, इसके 3 नंबर मिलेंगे। क्या है इसमें, कुछ है, सब बेकार सवाल है, कुछ दम है नहीं, सब क्लास में कराया हुआ क्वेश्चन है। चलिए नोट डाउन करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगर ऐसे बनाए हैं तो बहुत बढ़िया, वेरी गुड। थोड़ा बहुत तो गड़बड़ी होगा ना, आपको मास्टर नहीं बनना है, आपको बस क्वेश्चन अच्छे से एक्सप्रेस करके आना है, बहुत ज़्यादा इसमें रिसर्च करने की जरूरत नहीं है आपको। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। इसके बाद क्या है, इफ द हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अच्छा, ये भी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का सवाल है भाई, ये भी केमिकल काइनेटिक्स का सवाल है। क्या कहता है देखते हैं। क्वेश्चन कहता है इफ द हाफ लाइफ पीरियड फर्स्ट ऑर्डर का 2 मिनट दिया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो, टी हाफ क्वेश्चन में दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का कितना दिया हुआ है, 2 मिनट दिया हुआ है, ठीक है भाई। हाउ लॉन्ग विल इट टेक। अच्छा, तो टी हाफ की मदद से पहले के निकाल लीजिए, टी हाफ की मदद से पहले क्या निकाल लीजिए, के निकाल लीजिए। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का टी हाफ आप जानते हैं, क्या जानते हैं, फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए के का वैल्यू क्या होता है, ये क्वेश्चन में आप लोग फंसे होंगे। तो फॉर्मूला होता है टी हाफ निकालने का, फॉर्मूला फर्स्ट ऑर्डर का क्या होता है देखिए, टी हाफ इक्वल्स टू बताया गया है 0.693 डिवाइडेड बाई के, और के आपको निकालना है, टी हाफ दिया हुआ है तो के को यहाँ ले जाइए, तो यहाँ क्या हो जाएगा 0.693 डिवाइड बाई टी हाफ, ठीक है। 0.693 डिवाइडेड बाई टी हाफ का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 2 मिनट। सेकंड में कन्वर्ट करने का जरूरत नहीं है केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर में, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जरूरी है, पर केमिकल काइनेटिक्स में मिनट को सेकंड में, आवर में लंद फंद करने का जरूरत नहीं है। मिनट में है तो मिनट में ही रेट कांस्टेंट आएगा, आर में है तो आर में ही रेट कांस्टेंट आएगा, सेकंड में है तो सेकंड में ही रेट कांस्टेंट आएगा। लेकिन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का न्यूमेरिकल बनाते समय टाइम को सेकंड में चेंज करना जरूरी है। ये मिनट है, अब इसको सॉल्व कैसे करें सर, हमको ना सर इसी में दिक्कत होता है। सर अभी क्या सिखाएं, इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं 693 इंटू 10 का पावर -3 डिवाइडेड बाई 2। अरे 3 अंक बाद दशमलव है तो हटाएंगे तो 10 का पावर -3 लिख सकते हैं ना। कैसे लिख सकते हैं सर, ये वाला हम नहीं समझते हैं। अरे तुम नहीं समझता है, देखो 3 अंक बाद दशमलव है, इसको हटाएंगे तो यहाँ पे नीचे 1000 पड़ेगा ना प्यारे, तो क्या हम इसको लिख सकते हैं 693 बाई 1000। अब हम इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, 693 डिवाइडेड बाई 10 का पावर 3। अब हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 10 का पावर 3 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा -3। नहीं लिख सकते हैं ऐसा, सो कह रहे हैं। चलिए अब बताइए इसको कैसे डिवाइड करेंगे, ये तो डिवाइड हो जाएगा ना। 2 3 आर 6, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 1 12 डेसिमल देंगे, 2 6 12 1 10, 2 5 जा 10 इंटू 10 का पावर -3। मिनट था तो मिनट इन्वर्स हो जाएगा। ये क्या निकल के आ गया, के का वैल्यू निकल के आ गया। अब के निकल के आ गया तो अब जो निकालना है वो निकालिए। अब क्या बोलता है, पहला निकालने बोला है 25% ऑफ इट्स इनिशियल कंसंट्रेशन। हाउ लॉन्ग का मतलब होता है बच्चों, टाइम निकालना है। हाउ लॉन्ग का मतलब क्या होता है, टाइम निकालना है। तो बताइए अगर रेट कांस्टेंट इतना है या 50% पूरा होने में इतना समय लगा है, तो बताइए कि 25% पूरा होने में कितना समय लगेगा। यहाँ यूनिटरी मेथड नहीं लगाइएगा कि एक मजदूर, एक मिस्त्री एक दीवार को इतने दिनों में पूरा करता है, तो बताइए आधा दीवार पूरा करने में इतना समय लगाता है, तो बताइए कि आधा का भी आधा करने में कितना समय लगाएगा। तो वैसा क्वेश्चन नहीं है, ये 5 क्लास का मैथ्स नहीं है, न्यूमेरिकल नहीं चल रहा है, यहाँ स्टैंडर्ड 5 नहीं है, क्लास 12 का केमिस्ट्री है। तो यहाँ पर लॉजिकल काम नहीं चलेगा, लॉजिक से सोचिएगा तो नहीं चलेगा, यहाँ पे मैथमेटिकल कैलकुलेट करना पड़ेगा, है ना, एक्सप्रेशन टूल्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो इसको कैसे डील करेंगे, तो पहले रेट कांस्टेंट निकाल लिए हैं। अब आपको क्या बोल रहा है, 25% ऑफ इट्स इनिशियल कंसंट्रेशन, पहला पार्ट बना रहे हैं। तो इनिशियल कंसंट्रेशन था 100 और 25% बोल रहा है कंप्लीट हो गया,
तो 25% कंप्लीट हो गया, तो बचा कितना, जो बचा उसको लिखेंगे 75। ये क्या बच गया, R। तो ये हो गया इनिशियल कंसंट्रेशन और R हो गया फाइनल कंसंट्रेशन। अब आपके पास फॉर्मूला होता है फर्स्ट ऑर्डर का, K इक्वल्स टू 2.303 बाई टी लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाई फाइनल कंसंट्रेशन। इस फॉर्मूला में आप वैल्यू पुट कीजिए, आपको टाइम निकालना है। तो 2.303 डिवाइडेड बाई के का वैल्यू पुट कर दीजिए 346.5 इंटू 10 का पावर -3, है ना, लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन कितना 100, फाइनल कंसंट्रेशन कितना 75, और इसको सॉल्व कर दीजिए, जो भी निकल करके आएगा वो आंसर। इतना तो सर हम भी कर लेते हैं, इसके बाद ना हमको पहाड़ जैसा लगता है सर, इसके बाद ही मेरे से नहीं होता है। क्यों नहीं होता है भाई, देखते हैं जरा। 25 का टेबल 3 बार पढ़ेंगे, 25 का टेबल 4 बार पढ़ेंगे। अब इसको सॉल्व करने में आपको पहाड़ लग रहा है। 2.303 को ऐसा ही रहने दो, 3 अंक के बाद दशमलव है तो यहाँ पे इसको खिसका दो, तो 3 ये हो गया 0.346, ये ऐसा हो गया। 10 का पावर -3 था ना, यानी 1000 से डिवाइड कर दीजिए। 346 को 1000 से डिवाइड करेंगे तो 0.3465 नहीं हो जाएगा, इतना हो जाएगा। इनटू, अब आपको पता होना चाहिए log a बाई बी का मतलब क्या होता है, log a माइनस log b। क्वेश्चन में log 4 और log 3 का वैल्यू दिया हुआ होना चाहिए, इसमें नहीं दिया है, तो log टेबल में क्वेश्चन का वैल्यू होना चाहिए था। log 4 का वैल्यू क्वेश्चन में दिया रहेगा, log 3 का वैल्यू क्वेश्चन में दिया रहेगा, इन दोनों का वैल्यू यहाँ पुट करिएगा, है ना, और log 4 और log 3 का वैल्यू पुट करके सॉल्व करेंगे। अब इसको सॉल्व करने में दिक्कत है तो 2.303 को 2.3 ले लो, 0.34 को 0.35 ले लो, इसको ऐसे ले लो, दो दो अंक दशमलव के बाद, और इसमें log 4 का वैल्यू 0.44 होता है, 0.47 समथिंग होता है, और log 3 का वैल्यू होता है 0.37। तो दोनों का जो वैल्यू दिया रहेगा उसको यहाँ पुट करके, अब तो सॉल्व हो जाएगा ना, इसको सॉल्व कर दीजिएगा, आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन पेपर पे log का वैल्यू दिया रहता है, नहीं दिया रहेगा तो log टेबल में देख करके आप निकाल लीजिए, log टेबल भी देखना सिखाया हूँ मैं। चलिए अब इसी प्रकार से जैसे आप 25% का निकाले हैं वैसे ही 10% का निकाल लेते हैं, लीजिएगा। जब 10% का निकालिएगा तो क्या होगा, इनिशियल कंसंट्रेशन 100 ले लीजिएगा और फाइनल कंसंट्रेशन क्या लीजिएगा, 10% पूरा हुआ है तो फाइनल कंसंट्रेशन कितना बचेगा, 90 बचेगा। और के का वैल्यू यही वाला पुट करिएगा, जैसे यहाँ पे सर पुट किए, के का यही वैल्यू लीजिएगा, तो R0 मिल गया, R मिल गया, और के का वैल्यू भी पता है कितना 0.346, है ना, मिनट इनवर्स, है ना, मिनट इनवर्स ये भी पता है, तो के पता है, R0 पता है, R पता है, और फॉर्मूला यही वाला पुट करना है, ये वाला फॉर्मूला पुट कर दीजिएगा तो उसका भी निकल जाता आंसर। ठीक है, नोट डाउन करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, अच्छा ये बढ़िया सवाल है भाई, ये भी ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का सवाल है, ये केमिकल काइनेटिक्स का नहीं है, ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का सवाल है, बढ़िया सवाल है, देखते हैं कैसे बनाते हैं। ये सब फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है बच्चों। कंडक्टिविटी निकालना है, कप्पा निकालना नहीं है, दिया हुआ है। कंडक्टिविटी इज, यानी कंडक्टिविटी इज मतलब क्या, ये तुम लोग का अंग्रेजी यही प्रॉब्लम है। कंडक्टिविटी तुम लोग इसको समझ लेता है, यूनिट देखता नहीं है, एम कैपिटल एम लिखा हुआ है, इसका मतलब ये कंडक्टिविटी थोड़े ना यार, ये तो कंसंट्रेशन है। कंडक्टिविटी ऑफ इस सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन इतना है और उसका कंडक्टिविटी यहाँ पर दिया है, ये कंडक्टिविटी थोड़े दिया है, ये तो कंसंट्रेशन दिया है, कंडक्टिविटी तो यहाँ दिया है। यानी क्वेश्चन में आपको क्या क्या दिया हुआ है, कंसंट्रेशन दिया हुआ है, यानी सी दिया हुआ है। कंसंट्रेशन को हम लोग मोलैरिटी कहते हैं और मोलैरिटी को यहाँ सी से रिप्रेजेंट करेंगे, और ये दिया हुआ है 2 × 10 का पावर -3 m। बहुत बच्चों ने इसको बनाया होगा, लगभग सब ने बनाया होगा। कंसंट्रेशन दिया हुआ है और क्या दिया हुआ है, कंडक्टिविटी दिया हुआ है। कंडक्टिविटी मतलब कप्पा दिया हुआ है, कंडक्टिविटी मतलब क्या दिया हुआ है, कप्पा दिया हुआ है, कप्पा। और कप्पा की वैल्यू कितनी दी हुई है, 8 × 10 का पावर -5 साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। इसको साइमन पढ़ा जाता है, ओम इनवर्स को साइमन पढ़ा जाता है। एस का मतलब होता है साइमन, या इसी को कहा जाता है ओम इनवर्स। ओम इनवर्स या इसी को कहा जाता है मो, क्या कहा जाता है, ओम इनवर्स को मो कहा जाता है, साइमन कहा जाता है। चलिए, तो ये हो गया साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। कैलकुलेट इट्स मोलर कंडक्टिविटी, जब कप्पा दिया हुआ है तो मोलर कंडक्टिविटी निकालना है। तो भाई मोलर कंडक्टिविटी निकालना है मतलब लैम्डा एम निकालना है, और लैम्डा एम निकालने का फॉर्मूला बताया गया है कि जब कंडक्टिविटी और कंसंट्रेशन दिया हो तो कप्पा × 1000/c कर दीजिए,
यहाँ कप्पा का वैल्यू दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 8 इंटू 10⁻⁻5 इंटू 1000 को 10⁻3 लिख दीजिए। और कंसंट्रेशन कितना दिया हुआ है 2 इंटू 10⁻3, 2 का पहाड़ा 8 4 बार में खत्म हो जाएगा, 10⁻5 +3 -3 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा +3, 6 में से 5 एक बचा यानी 40। ये क्या निकल गया लैम्डा एम, और इसका यूनिट क्या होता है साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ठीक है, तो ये निकल के आ गया लैम्डा एम। तो पहला निकालने बोला था कैलकुलेट इट्स मोलर कंडक्टिविटी, तो ये आंसर हो गया। दूसरा पार्ट में क्या निकालने बोला है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालने बोला है फर्स्ट पार्ट, और सेकंड पार्ट में डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालने बोला है। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैसे निकालते हैं बच्चों, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा को कहते हैं, किसको कहते हैं अल्फा को, और अल्फा निकालने का फॉर्मूला होता है लैम्डा एम बाई लैम्डा एम नॉट, है ना, मोलर कंडक्टिविटी डिवाइडेड बाई मोलर लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। ऊपर में जो है लैम्डा एम है वो मोलर कंडक्टिविटी है, और लैम्डा एम नॉट जो है वो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी है। और क्वेश्चन में देखिए लैम्डा एम नॉट का वैल्यू दिया हुआ है नीचे, तो लैम्डा एम का वैल्यू आप निकाले हैं 40 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, और लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी क्वेश्चन में दिया हुआ है 404, ये कितना साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। यूनिट तो सेम है, कट जाएगा। अब 40 का पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे 100 बार पढ़ेंगे, 40 का पहाड़ा 10 बार पढ़ेंगे तो 400, 1/10 यानी 0.1 यानी 0.99 समथिंग आएगा 0.99, और ये क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा 0.09, सॉरी 0.9 नहीं आएगा, या 0.1 भी आप लिख सकते थे, या 0.09, ये इतना आएगा। इसका कोई यूनिट नहीं होता है क्योंकि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, तो उसका कोई यूनिट नहीं है। इसको सॉल्व करिएगा तो इतना आएगा। आप मोटा मोटी किसी का अगर 0.0 सर मेरा 0 पॉइंट ना सर 40/400 यानी 1/10 यानी सर मेरा 0.1 आया है, चलेगा। अगर आप इतना ले रहे हैं तो भी चलेगा, लाया होगा आंसर तो मैं कंसीडर कर लूँगा। वैसे इसका आंसर इतना होना चाहिए क्योंकि 400 नहीं है ना, 404 है। बताइए उसके बाद नेक्स्ट क्या है। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है। इस बार क्वेश्चन में क्या निकालना है भाई, इस बार क्वेश्चन ये क्वेश्चन जो है ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का है, गिब्स एनर्जी निकालना है। क्या निकालना है कैलकुलेट द डेल्टा जी नॉट। अच्छा जी, क्वेश्चन में इनकम्प्लीट लग रहा है, यहाँ डेटा ई नॉट सेल के लिए यहाँ पे क्वेश्चन इनकम्प्लीट है। यहाँ पर दिया हुआ है ई नॉट Ni2 + Ni का वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है, और ये दिया हुआ है -0.25 वोल्ट, और ये वाला जो लिखा हुआ है ये मिसप्रिंट हो गया है Ag + Ag, इसका वैल्यू दिया हुआ है Ag2 प्लस नहीं Ag, और ये वैल्यू दिया हुआ है +0.80 वोल्ट। ठीक है, ये हो गया। अब आपको निकालना क्या है डेल्टा जी नॉट निकालना है। तो डेल्टा जी नॉट इक्वल्स टू होता है -NFE नॉट सेल, ये फॉर्मूला होता है। स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी निकालना है, इसको क्या कहते हैं स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी फाइंड करना है। तो जब स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी फाइंड करना है तो स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी निकालने का फॉर्मूला होता है -NFE नॉट सेल, और n कहाँ से निकलेगा तो ये इक्वेशन जो दिया है वहाँ से n निकालना है। n मतलब कितना इलेक्ट्रॉन आदान प्रदान कर रहा है, तो यहाँ Ni से क्या हो गया Ni2 प्लस, कितना इलेक्ट्रॉन लूज किया 2, और यहाँ पे क्या है 1 Ag पे 1 प्लस, तो 2 Ag पे 2 प्लस और 2 Ag, यानी n का वैल्यू क्या हो गया 2 हो गया। n का वैल्यू क्या हो गया 2, क्यों क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान हो रहा है, Ni से Ni2 प्लस हो रहा है, 2 Ag प्लस से 2 Ag हो रहा है, तो 2 इलेक्ट्रॉन का रिडक्शन और 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है, n हो गया। फैराडे कांस्टेंट बच्चा ये n कहाँ से आया फ्रॉम गिवन केमिकल इक्वेशन, फ्रॉम केमिकल रिएक्शन, जो केमिकल रिएक्शन दिया हुआ है वहाँ से देख करके सर ने निकाला n का वैल्यू। फैराडे कांस्टेंट एक कांस्टेंट है, सब कोई जानता है, इसका वैल्यू इतना होता है। ई नॉट सेल कैसे निकाला जाता है बच्चों, तो आप जानते हैं ई नॉट सेल निकालने का फॉर्मूला होता है ई नॉट राइट माइनस ई नॉट लेफ्ट, या ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। इसी को आप ऐसे भी कह सकते हैं ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। अब बताइए ये आपको नहीं दिया हुआ, ये आपको निकालने के लिए दोनों का वैल्यू दिया हुआ है, इन दोनों की मदद से आपको ई नॉट सेल निकालना पड़ेगा। और आपको पता होना चाहिए गैल्वेनिक सेल के लिए क्या चलता है लोन, लेफ्ट ऑक्सीडेशन एनोड नेगेटिव।
तो एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, और ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, Ni से Ni2+, लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीडेशन कहा जाता है। तो निकिल से निकिल आयन बन रहा है, यानी निकिल का ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्या हो रहा है, निकिल का ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो निकिल का ऑक्सीडेशन हो रहा है और ऑक्सीडेशन एनोड पे होता है। इसका मतलब ये हो गया E0, अगर आपको निकालना है सेल, तो इसका मतलब हो गया E0 Ag प्लस Ag, सिल्वर पहले हो जाएगा, E0 Ni2 प्लस Ni, ये फॉर्मूला यूज होगा। क्यों, लेफ्ट ऑक्सीडेशन एनोड नेगेटिव, ऑक्सीडेशन एनोड पे होता है और ऑक्सीडेशन निकिल का हो रहा है। क्यों, क्योंकि निकल इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। और देखिए सिल्वर के पास प्लस चार्ज था, ये इलेक्ट्रॉन गेन किया है, और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन कहलाता है। कैथोड पे रिडक्शन होता है, एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, रिडक्शन हो रहा है सिल्वर का, इसलिए सिल्वर वाला लिखे। इसका वैल्यू कितना दिया है, 0.80, माइनस निकिल का वैल्यू कितना है, -0.25, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो 0.80 प्लस 0.25 कितना हो जाएगा, 1.05 वोल्ट, इतना ही होगा ना, 80 20 105। ठीक है, ये हो गया E0 सेल का वैल्यू निकल के आ गया, ये नहीं दिया हुआ था। अब आपके पास जो फॉर्मूला है डेल्टा G0 इक्वल्स टू -NF E0 सेल, अभी आप यहाँ पे पुट कर दीजिए, आपका वैल्यू निकल कर आ जाएगा। तो बताइए, इसको सॉल्व कर दीजिएगा। N पता है, F पता है, E0 सेल पता है, तीनों का वैल्यू पुट करिएगा, आंसर आ जाएगा। और जो आंसर आएगा ये क्या चीज़ में आएगा, किलो जूल में आएगा, और ये क्या हो जाएगा, आंसर। दूसरा क्या निकालने बोला था, Kc कैसे निकालना है, लॉग Kc। तो दूसरा पार्ट कैसे निकालना है, तो आपको पता होना चाहिए। E0 सेल इक्वल्स टू फॉर्मूला होता है 0.059 डिवाइडेड बाई n log Kc, ये फॉर्मूला होता है। E0 सेल इक्वल्स टू 0.059 डिवाइडेड बाई n log Kc, ये फॉर्मूला होता है। तो आपने E0 सेल निकाला है, यानी इसका वैल्यू पता है। n का वैल्यू पता है 2, n का वैल्यू कितना है, n का वैल्यू 2 पता है। E0 सेल का वैल्यू 1.05 पता है, ये पता है, ये पता है। अब सब कुछ सॉल्व करिएगा तो log Kc का वैल्यू निकल कर आ जाएगा। सबका वैल्यू सॉल्व करिएगा तो क्या आ जाएगा, log Kc का वैल्यू आ जाएगा। आप उसको इतना ही छोड़ दीजिए, क्योंकि एंटी लॉग आप जानते नहीं हैं, तो आप log Kc, या फिर आप ऐसे लिख सकते हैं Kc इक्वल्स टू एंटी लॉग, और इसको एंटी लॉग करके, और ये जो वैल्यू है उसको आप यहाँ लिख सकते हैं। तो ये एंटी लॉग का प्रॉब्लम है, और एंटी लॉग आप जानते नहीं है, तो अगर आप इतना भी किए होंगे तो आपको पूरा मार्क्स मैं कंसिडर कर लूँगा, आपको पूरा मार्क्स एग्जाम में मिलेगा। तो log Kc भी अगर आप निकाले होंगे, Kc निकालना है तो आप log Kc भी निकाले होंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, करेक्ट माना जाएगा, वो पूरा मार्क्स आपको मिलेगा। ठीक है, चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए। ओ स्टेट फैराडेज लॉ ऑफ, तो फैराडेज के 2 लॉ हैं, तो दोनों लॉ आपको लिखना पड़ेगा, क्योंकि 5 नंबर का सवाल है। फर्स्ट लॉ भी लिखना पड़ेगा और सेकेंड लॉ भी लिखना पड़ेगा। फर्स्ट लॉ क्या है वो भी लिखना पड़ेगा, सेकेंड लॉ क्या है वो भी लिखना पड़ेगा, दोनों लिखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ क्लियर नहीं बोला है कि फर्स्ट लॉ लिखना है कि सेकेंड लॉ, तो दोनों लॉ लिखना पड़ेगा। और यहाँ दूसरा क्वेश्चन क्या है, हाउ मच कॉपर विल बी डिपॉजिटेड, फिर से वही क्वेश्चन दिया है। 2 एम्पियर करंट 60 मिनट तक सप्लाई हो रहा है। तो सबसे पहले ऐसा क्वेश्चन बताए ना प्यारे, लेकिन थोड़ा सा अलग है, ध्यान देना है। क्वेश्चन में टाइपिंग एरर नहीं है, ये टाइपिंग एरर नहीं है, रटा रटाया नहीं, Cu2+ नहीं बोला इस बार, Cu+ है। तो स्टेप 1 में पहले चार्ज निकाल लेते, जैसे चार्ज निकालना था ना, Q इक्वल्स टू IT करते, तो IT, I कितना दिया हुआ है 2 एम्पियर, टाइम कितना दिया हुआ है 60 मिनट, उसको सेकंड में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा 120, 12 छक 72, 200 कूलम, ये क्या निकल के आ गया, Q निकल के आ गया। अब दूसरा स्टेप में क्या करना है, रिडक्शन एट कैथोड या मेटल डिपॉजिटेड एट कैथोड, मेटल डिपॉजिटेड एट कैथोड। यहाँ पर इस बार क्वेश्चन में Cu2+ नहीं दिया है, Cu+ दिया है, तो Cu+ है, यहाँ पे एक प्लस है तो एक ही इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, रिडक्शन होता है, रिडक्शन। कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन, और रिडक्शन का मतलब क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो एक प्लस है तो एक ही माइनस का चाहत है ना, तो एक इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है तो क्या हो गया 1 मोल, और यहाँ पे कॉपर कितना है, कोफिशिएंट 1, यानी 1 मोल, ये भी 1 मोल है, तो 1 मोल यहाँ भी लिख देंगे, 1 मोल यहाँ भी लिख देंगे। अब 1 मोल ये चार्ज है, तो 1 मोल चार्ज कितना होता है 96,500 कूलम, और 1 मोल ये कितना होता है 63.5, नहीं बोला है मास कितना है, तो 63.5 होता है, वो ले लेंगे इतना ग्राम। अब 1 मोल का पता, इतना मोल का कूलम का पता है, तो इतना का निकल गया। 1 कूलम का निकालने के लिए क्या करेंगे, 63.5 को
96 500 से डिवाइड कर देंगे तो इतना ग्राम हो जाएगा। अब 1 कूलम का निकल गया तो आपको कितना का निकालना है, 7200 कूलम का निकालना है। तो 7200 कूलम के निकालने के लिए क्या करेंगे, 63.5 डिवाइडेड बाई 96500, ये 1 कूलम का था, 7200 कूलम का निकालना था, तो इसका निकालेंगे तो इतना आंसर आ जाएगा, इतना ग्राम में आंसर आएगा। या तो आप फार्मूला मेथड भी लगा सकते हैं, जो फार्मूला लगाए थे ना, W इक्वल्स टू मोलर मास बाई वैलेंसी, नहीं, ये वाला जो फार्मूला लगाए थे, n फैक्टर इंटू 1/f इंटू आई इंटू टी, टाइम को सेकंड में लीजिएगा, ये फार्मूला से भी आप W निकाल सकते थे। बस यहाँ n फैक्टर के जगह पर इस बार क्या ले लीजिएगा, n का वैल्यू क्या लीजिएगा, 1 ले लीजिएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ एक ही इलेक्ट्रॉन का खेला खेल रहा है, n फैक्टर यहाँ पे 1 हो जाएगा। बाकी सॉल्व करिएगा तो जो भी है आंसर आ जाएगा। ठीक है, आपने ऐसा ही बनाया भी होगा। अगर Cu2+ ले लिए होंगे, अपने से क्वेश्चन मॉडिफाई कर दिए होंगे तो दिक्कत है, जो क्वेश्चन में बोलेगा वही करना है। बाकी ये तो डेफिनेशन जानते ही हैं, मोलैरिटी, मोल फ्रैक्शन, मोलैलिटी। अब डेफिनेशन लिखते समय उसका यूनिट भी लिखना है, खाली डेफिनेशन एक लाइन में नहीं लिख देना है। जब आप डेफिनेशन लिखते हैं तो पहले मोलैरिटी का डेफिनेशन लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, it is defined as the number of moles of solute present in given volume of solution in liter। ये हो गया in liter, ये हो गया पहला पॉइंट। अब इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखेंगे, लिखेंगे मैथमेटिकली, भले ही एक नंबर में सवाल है पर पूरा डिटेल में लिखेंगे। मैथमेटिकली मोलैरिटी निकालने का फॉर्मूला लिखेंगे ऐसे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, इसको बॉक्स में डाल देंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, है ना, इसको ऐसे मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखेंगे। उसके बाद मोलैरिटी का यूनिट लिख देंगे, है ना, यूनिट ऑफ मोलैरिटी, इसको बॉक्स में डालेंगे ब्लैक पेन से इसको, और उसके बाद यूनिट ऑफ मोलैरिटी लिख देंगे, यूनिट ऑफ मोलैरिटी मोल पर लीटर या मोल पर डेसीमीटर क्यूब या मोलर, है ना, या इसको मोलर भी कहा जाता है। और एक बात और जो सबसे ज़रूरी बात है, ये मोलैरिटी है क्या, तो लास्ट में लिख देंगे इट इज़ अ वे टू एक्सप्रेस, इट इज़ अ यूनिट और वे, ये एक तरीका है, टू एक्सप्रेस द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। ये है क्या, तो टू एक्सप्रेस द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, एनी सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन कितना गाढ़ा है या कितना पतला है इसको बताने का यह एक तरीका है। इतना लिखेंगे तो कोई माइकल लाल है मार्क्स काट देगा, कहीं कटने का चांस ही नहीं देंगे तो कैसे काट देगा। टीचर का सर मूड खराब होगा तो नंबर काट, कैसे काट, टीचर का मूड खराब रहेगा तो देख के अच्छा हो जाएगा, टीचर का मूड खराब भी रहेगा तो इसको देख करके उसका अच्छा हो जाएगा, अब पूरा मेहरबान हो जाएगा फिर आप पे। तो ये मत सोचिए आप टीचर का मार्क्स खराब होगा, मूड खराब होगा, किस्मत, कुछ किस्मत उस्मत नहीं होता, सब आपका मेहनत है, आप कितना एक्सप्रेस करते हैं, कैसे लिखते हैं, ये आप पे निर्भर करता है। तो इतना क्वेश्चन था मुझे लगता है जैक बोर्ड का। बाकी 1 नंबर वाला आप कर लेंगे, 1 वर्ड वाला ऑब्जेक्टिव भी आप कर लेंगे। तो आई होप आप लोगों को थोड़ा बहुत समझ में आया होगा, थोड़ा फ़ायदा हुआ होगा। अब हम अगली मुलाकात हमारी होगी साइकिल 2 के टेस्ट पेपर के साथ। ठीक है बच्चों, ओके, थैंक यू।